कॉन्फ़िगरेशन यानी अभिविन्यास। तो अभिविन्यास निर्धारित करने के दो तरीके हैं, आपको मालूम है। एक होता है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, जिसे हम लोग कहते हैं निरपेक्ष अभिविन्यास, और दूसरा होता है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, जिसे हम कहते हैं सापेक्ष अभिविन्यास। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर RS कॉन्फ़िगरेशन आता है, और रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन के अंदर DL कॉन्फ़िगरेशन आता है। अब ये बातें हम लोग कर चुके हैं, ठीक, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिवाइज कर लें कि जब भी हमें किसी भी मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन यानी अभिविन्यास निर्धारित करना होता है तो उसके दो तरीके हो सकते हैं। या तो हम उसका निरपेक्ष अभिविन्यास निर्धारित करें यानी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन निर्धारित करें। जब हम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो इसके लिए हमें किसी रेफरेंस की ज़रूरत नहीं होती, हम सीधा मॉलिक्यूल को देखते हैं और असाइन करते हैं कि ये R होगा या S होगा। इसके बारे में हम लोग बातें कर चुके हैं। लेकिन दूसरा तरीका होता है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन निर्धारित करना यानी सापेक्ष अभिविन्यास निर्धारित करना। जब हम रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन निर्धारित कर रहे होते हैं तो हमें रेफरेंस मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है, यानी हम केवल और केवल मॉलिक्यूल्स को देखकर ही कॉन्फ़िगरेशन असाइन नहीं करते, हम उस मॉलिक्यूल को कंपेयर करते हैं रेफरेंस मॉलिक्यूल के साथ, और फिर हम ये निर्धारित करते हैं कि वो कॉन्फ़िगरेशन D होगा या L होगा। इस कॉन्फ़िगरेशन को रोजेनहॉफ ने डेवलप किया, और रोजेनहॉफ ने अपनी खुद की इच्छा से ही ग्लिसरॉल एल्डिहाइड को स्टैंडर्ड माना, मानक माना। यानी इन्होंने रेफरेंस मॉलिक्यूल के रूप में किसको इस्तेमाल किया? ग्लिसरॉल एल्डिहाइड को इस्तेमाल किया, और ग्लिसरॉल एल्डिहाइड को देखकर ही किसी भी कंपाउंड का DL कॉन्फ़िगरेशन असाइन किया जाता है। अच्छा, जो DL कॉन्फ़िगरेशन है ना, इसमें ये D और ये L कैपिटल होना चाहिए। ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ते समय आप स्मॉल d एंड स्मॉल l भी पढ़ते हैं, लेकिन ध्यान रहे इस स्मॉल d का इस कैपिटल D से कोई लेना देना नहीं है। ये स्मॉल d तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी को बताता है, जिसका मतलब है दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, जिसे हम लोग प्लस में भी लिखते हैं। और स्मॉल l जो है वो लिवो रोटेटरी को बताता है, और जिसका मतलब होता है वाम ध्रुवण घूर्णक, जिसे हम माइनस से लिखते हैं। लेकिन कैपिटल D और कैपिटल L घूर्णन के बारे में नहीं बताते, यानी आप ऐसा नहीं कह सकते कि किसी का कॉन्फ़िगरेशन कैपिटल D है तो वो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होगा। नहीं, वो कुछ भी हो सकता है, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक भी हो सकता है और वाम ध्रुवण घूर्णक भी हो सकता है। तो कैपिटल D और कैपिटल L का घूर्णन से कोई भी रिलेशन नहीं है। कैपिटल D अभिविन्यास वाला कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी हो सकता है और लिवो रोटेटरी भी हो सकता है। ठीक उसी तरह कैपिटल L अभिविन्यास वाला कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी हो सकता है और लिवो रोटेटरी भी हो सकता है। ये तो केवल और केवल उसके कॉन्फ़िगरेशन को बताएगा, D कॉन्फ़िगरेशन है या L कॉन्फ़िगरेशन है, इससे केवल मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन यानी अभिविन्यास पता चलेगा, उसके घूर्णन की दिशा पता नहीं चलेगी कि वो PPL के प्लेन को किस तरह से रोटेट कर रहा है, ऐसा इससे मालूम नहीं चलता। तो फिर ये आपको क्या बताएगा? ये केवल अभिविन्यास बताएगा, और वो भी कैसे बताएगा कि रोजेनहॉफ ने ग्लिसरॉल एल्डिहाइड को स्टैंडर्ड मानते हुए D और L कॉन्फ़िगरेशन को असाइन किया, D और L अभिविन्यास को निर्धारित किया। कैसे निर्धारित किया? तो देखो, ग्लिसरॉल एल्डिहाइड होता है ये CHO, CHOH, CH2OH। ठीक, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ 3 कार्बन है। पहला कार्बन ये है जहाँ CHO है, दूसरा कार्बन ये है जहाँ एक OH जुड़ा है और एक H जुड़ा है, और तीसरा कार्बन ये है CH2OH जुड़ा है। बोला है कि नहीं है? ये ग्लिसरॉल एल्डिहाइड है। ठीक, ये कायरल कार्बन है। रोजेनहॉफ ने माना कि ग्लिसरॉल एल्डिहाइड की वो फॉर्म
जिसमें कायरल कार्बन से जुड़ा हुआ OH राइट में हो यानी दाईं तरफ हो, उसे आप कैपिटल D फॉर्म बोलेंगे। कौन सी फॉर्म? कैपिटल D। ये स्वेच्छा से माना गया है ना, इसमें कोई रूल्स रेगुलेशन काम नहीं करेगा। रोजनहॉफ ने स्वेच्छा से माना कि गिल्सरल एल्डिहाइड की वो फॉर्म जिसमें कायरल कार्बन से जुड़ा हुआ OH यदि दाईं तरफ आ जाता है तो उसे आप D बोलेंगे। और अगर ये बाईं तरफ चला गया, कहाँ चला गया? बाईं तरफ, तो इसे आप L बोलेंगे। क्या बोलेंगे? L। तो हम फिशर प्रोजेक्शन बनाएंगे इसके लिए। यहाँ लिखेंगे CHO, यहाँ CH2OH, और ये हो गया कायरल सेंटर या कायरल कार्बन, और इधर आ गया OH और इधर आ गया H। अब ये OH किधर है? अब ये OH जो है ये लेफ्ट में है। कहाँ है? लेफ्ट में। और लेफ्ट में है तो फिर आप इसे कैपिटल L कॉन्फ़िगरेशन बोलोगे, L अभिविन्यास बोलेंगे। तो बात को एक बार फिर से समझ लें, फिर इसके हम एक दो एग्जांपल और लेंगे कि हमें अगर किसी ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन असाइन करना है यानी अभिविन्यास निर्धारित करना है, तो हमारे पास दो तरीके होंगे। या तो हम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन असाइन करेंगे या करेंगे रिलेटिव वाला। अगर एब्सोल्यूट करेंगे तो हमें किसी रेफरेंस मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं है, RS असाइन करना होगा। या तो मॉलिक्यूल R होगा या होगा S, यानी उसका अभिविन्यास या तो R होगा या होगा S। और उसके लिए फिशर प्रोजेक्शन में कुछ कंडीशन है जो मैं आपको बता चुका हूं। और कंडीशन भी क्या है? सबसे पहले कायरल सेंटर से जुड़े हुए चारों ग्रुपों की प्रायोरिटी निर्धारित करनी है CIP रूल से। उसके बाद ध्यान रखना है कि फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप अवे फ्रॉम द व्यूअर होना चाहिए, यानी फिशर प्रोजेक्शन में उसे वर्टिकल लाइन पर होना चाहिए। अगर वो वर्टिकल लाइन पर नहीं है तो आप इवन नंबर ऑफ स्विच करके या डबल स्विच करके उसको वर्टिकल लाइन पर ले जाएंगे और RS निर्धारित करेंगे। RS निर्धारित करते समय आपको 1 से 2 और 2 से 3 पर जाना है। अगर आप क्लॉकवाइज चले तो वो R होगा और एंटी क्लॉकवाइज चले तो वो S होगा। दूसरा तरीका होता है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन का सापेक्ष अभिविन्यास निर्धारित करने का। इसके लिए आपको रेफरेंस मॉलिक्यूल की जरूरत होगी, और वो रेफरेंस मॉलिक्यूल रोजनहॉफ ने स्वेच्छा से गिल्सरल एल्डिहाइड को माना। और उन्होंने कहा कि गिल्सरल एल्डिहाइड जो होता है उसका जो कायरल कार्बन है उस कार्बन से जुड़ा हुआ OH अगर राइट में है तो आप उसे D कॉन्फ़िगरेशन कहिएगा, और अगर वही OH लेफ्ट में हो जाता है तो आप उसे L कॉन्फ़िगरेशन कहिएगा। तो बताओ गिल्सरल एल्डिहाइड में D और L कैसे निर्धारित करोगे? कायरल कार्बन से जुड़े हुए OH को देखकर। OH अगर दाईं तरफ है तो D, और अगर OH बाईं तरफ आ गया तो क्या कहोगे? L। अब जितने भी मॉलिक्यूल हैं अगर आपको उनका DL अभिविन्यास निर्धारित करना है तो फिर आपको स्टैंडर्ड मानना है गिल्सरल एल्डिहाइड को। कैसे? जब गिल्सरल एल्डिहाइड में OH दाईं तरफ है तो आपने D कहा है, तो अब कोई सा भी मॉलिक्यूल हो उसमें अगर कायरल कार्बन का OH दाईं तरफ दिख गया आपको तो आप उसे भी D ही कहेंगे। ऐसे ही गिल्सरल एल्डिहाइड की वो फॉर्म जिसमें OH बाईं तरफ है उसे आपने कैपिटल L कहा है। तो अब कोई सा भी मॉलिक्यूल आपको दिख जाए उसमें यदि कायरल कार्बन से जुड़ा हुआ OH आपको बाईं तरफ दिखाई दे जाए तो आप उसे L ही कहेंगे। तो कुल मिला के आपके दिमाग में गिल्सरल एल्डिहाइड होना चाहिए कि भाई गिल्सरल एल्डिहाइड में कायरल का OH दाईं तरफ होता है तो कॉन्फ़िगरेशन को कैपिटल D कहते हैं। तो अब जैसे ही दूसरा मॉलिक्यूल देखो उसके कायरल कार्बन के OH को देखना, अगर वो OH दाईं तरफ दिख जाए कायरल सेंटर का तो आप उसे भी D कह देना। अगर वो OH आपको बाईं तरफ दिखे तो उसे आप कैपिटल L कह देना। ध्यान रखेंगे इस बात। जब आप RS कॉन्फ़िगरेशन निर्धारित करते हैं तो आपको करेक्ट फिशर लिखने की जरूरत नहीं होती। आपको बस इतना ध्यान रखना होता है कि फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप वर्टिकल लाइन पर होना चाहिए। लेकिन जब आप DL कॉन्फ़िगरेशन असाइन कर रहे होते हैं तो आपको करेक्ट फिशर लिखना जरूरी है। यानी अगर आप करेक्ट फिशर लिखते हैं तो ही आप ठीक तरीके से D और L निर्धारित कर पाएंगे। करेक्ट फिशर कैसे लिखते हैं? करेक्ट फिशर लिखने के लिए कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। वो क्या है कि वर्टिकल लाइन पर आने वाले ग्रुप हमेशा अवे फ्रॉम द व्यूअर होने चाहिए, यानी बोर्ड से पीछे होने चाहिए। हॉरिजेंटल लाइन पर आने वाले ग्रुप हमेशा बोर्ड से बाहर की तरफ होने चाहिए, ठीक, टूवर्ड्स द व्यूअर होने चाहिए। इसके अलावा खास बात यह है कि जितना पॉसिबल हो सके कंपाउंड में उपस्थित कार्बन जो है उनका मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन जो है वो वर्टिकल लाइन पर आ जाना चाहिए। यानी पेरेंट चेन हमेशा वर्टिकल लाइन पर होनी चाहिए और उसमें अधिक से अधिक कार्बन आ जाए तो अच्छा है। लेकिन इससे भी मस्ट कंडीशन ये है कि कार्बन नंबर 1 जो है, पहला कार्बन जो है ना, वो टॉप पर आना चाहिए। यानी C1 कार्बन मस्ट बी केप्ट ऑन द टॉप ऑफ वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन के टॉप पर आपको C1 कार्बन रखना ही पड़ेगा। देखो IUPAC का जन्म तो फिशर के काम के बाद ही हुआ है
है ना। लेकिन फिशर ने उस समय करेक्ट फिशर बनाने का जो तरीका बताया था उसमें उन्होंने कहा था कि मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन जो होता है ना वो टॉप पर होना चाहिए। लेकिन आज हमें पता चलता है कि फिशर का मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन या IUPAC का C1 कार्बन यानी नंबर 1 कार्बन एक ही बात होती है। इसलिए आजकल हम कह देते हैं कि भैया कार्बन नंबर 1 को टॉप पर रखो। फिशर ने कहा था कि मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन जो सबसे आसानी से ऑक्सीडाइज होता हो वो कार्बन टॉप पर होना चाहिए, और सबसे आसानी से कार्बन नॉर्मली वही ऑक्सीडाइज होता है जो C1 होता है यानी नंबर 1 कार्बन होता है। तो सीधा सीधा याद रखें कि करेक्ट फिशर लिखने के लिए मस्ट कंडीशन है कि C1 कार्बन यानी कार्बन नंबर 1 जो है वो वर्टिकल लाइन के टॉप पर होना चाहिए। जैसे देखो अभी हमने ग्लिसरॉल एल्डिहाइड के D और L कॉन्फ़िगरेशन को देखा। मैं उस ग्लिसरॉल एल्डिहाइड को सिंपल तरीके से लिख देता हूँ। मान लो ये ग्लिसरॉल एल्डिहाइड है CH2OH, ये है CHOH और ये है CHO। ठीक, अब देखो इसका अगर मैं कायरल कार्बन देखूं तो कायरल कार्बन तो यही होगा। क्यों? क्योंकि इससे 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हैं, OH, H, CHO और इधर आ गया CH2OH। सही है। इस कार्बन से जुड़े हुए चारों ग्रुप कैसे हैं? डिफरेंट। कैसे डिफरेंट हैं? ये देखो CHO, ये H, ये OH और ये CH2OH। तो ये कायरल हो गया। ठीक है। अब अगर इस कंपाउंड को गौर से देखें तो इसकी पेरेंट चेन कौन सी होगी? पेरेंट चेन तो यही होगी IUPAC के अकॉर्डिंग होगी। लंबी से लंबी श्रृंखला चलो 1 2 3 कार्बन की होगी। ठीक, अब इसमें भी C1 कार्बन कौन सा होगा यानी नंबर 1 कार्बन कौन सा होगा? तो IUPAC के नॉर्म्स के हिसाब से आप नंबर 1 उस कार्बन को देते हैं जो फंक्शनल ग्रुप का हो या फिर जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक आता हो। ठीक, अब आपको तो पता है कि CHO एक फंक्शनल ग्रुप है, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है इसके अंदर। ठीक, इसलिए इसी के कार्बन को आपको नंबर 1 देना पड़ेगा और इसको 1 देते हुए आप अपने चेन का सिलेक्शन करेंगे और उसमें नंबरिंग करेंगे। ठीक, अब ये C1 कार्बन है। फिशर कहते हैं कि पेरेंट चेन वर्टिकल लाइन पर आनी चाहिए, यानी जब आप फिशर बना रहे हैं तो इसके लिए आप एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे और एक हॉरिजेंटल। जहां क्रॉस होगा वहां कौन होगा? कायरल सेंटर। या कार्बन है तो कायरल कार्बन बोल दो। सही है। अब फिशर कहते हैं 1 2 3 ये 3 कार्बन की चेन वर्टिकल लाइन पर आनी चाहिए। तो एक कार्बन यहाँ आ जाएगा, दूसरा यहाँ आ जाएगा और तीसरा यहाँ आ जाएगा। इस चेन में भी नंबर 1 कार्बन कहाँ आना चाहिए? ऊपर। तो ये नंबर 1 कार्बन हो गया, ये नंबर 2 हो गया और ये नंबर 3 हो गया। तो 1 2 और 3 नंबर का कार्बन ये है, तो ये हो गया CH2OH। सही है। इस नंबर 2 कार्बन से जुड़े हैं H और OH, तो इधर मैंने OH जोड़ दिया और इधर मैंने H जोड़ दिया। ये करेक्ट फिशर है। समझ गए? क्यों? क्योंकि वर्टिकल लाइन पर पेरेंट चेन आ गई है, नंबर 1 कार्बन टॉप पर आ गया है, वर्टिकल वाले लाइन वाले जो ग्रुप हैं वो पीछे जा रहे हैं, हॉरिजेंटल वाले ग्रुप बाहर आ रहे हैं और क्रॉस पर कायरल कार्बन आ चुका है। और यही फिशर की कंडीशन है। जब करेक्ट फिशर हो तो आप DL बहुत आसानी से निर्धारित कर सकते हैं। कैसे? अगर कायरल सेंटर से जुड़ा हुआ OH आपको कहाँ दिख जाए? राइट में। ये राइट में है और राइट में दिख जाए तो आप उसे D बोलेंगे। तो ये D ग्लिसरॉल एल्डिहाइड है। कौन है? D ग्लिसरॉल एल्डिहाइड। ठीक है। अब इस कैपिटल D का स्मॉल d से कोई लेना देना नहीं है। समझ गए मेरी बात को? यानी कैपिटल D केवल ये बताता है कि कायरल सेंटर से जुड़ा हुआ OH दाईं तरफ यानी राइट में है। ये इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी यानी ध्रुवण घूर्णकता के बारे में नहीं बताता कि ये PPL को दाईं तरफ घुमाएगा या बाईं तरफ। समझ रहे हो? ये बात अलग है कि D ग्लिसरॉल एल्डिहाइड का रोटेशन भी दाईं तरफ होता है, लेकिन हमेशा ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक, अब मान लो मैंने फिशर को ऐसे लिख दिया, इधर मैंने CHO लिख दिया, इधर मैंने CH2OH लिख दिया और इधर मैंने OH लिख दिया और इधर मैंने H लिख दिया। क्या ये करेक्ट फिशर है? पहले तो ये देखो, करेक्ट फिशर के लिए पेरेंट चेन वर्टिकल लाइन पर होनी चाहिए। 1 2 3 तीनों कार्बन वर्टिकल लाइन पर हैं। चलो अच्छी बात है। जितना पॉसिबल हो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन वर्टिकल लाइन पर रहने चाहिए। दूसरा, फिशर को करेक्ट करने के लिए C1 कार्बन हमेशा टॉप पर आना चाहिए। तो आपको तो मालूम है कि नंबर 1 कार्बन यही है, 2 ये है और 3 ये है। इसका मतलब ये करेक्ट फिशर है। अब अगर ये करेक्ट फिशर है तो कायरल सेंटर से जुड़ा हुआ OH किधर जा रहा है? लेफ्ट में है। ऐसे देखोगे ना तो लेफ्ट में ही दिखेगा आपको, और लेफ्ट में है तो इसे L कहोगे और ये हो गया L ग्लिसरॉल एल्डिहाइड। तो खास बात ये है कि फिशर में आपको ध्यान ये रखना है कि आप अगर DL असाइन कर रहे हैं तो करेक्ट फिशर लिखें।
क्योंकि एग्जाम में सीधा सीधा लिख के नहीं देता कभी अच्छे एग्जाम में कि वो ऐसे लिख दे और आपसे कह दे डी और एल निर्धारित करो, वो फिशर को करेक्ट नहीं बनाएगा। तो आपको फिशर को करेक्ट करना पड़ेगा, यानी C1 कार्बन को हमेशा आपको टॉप पर ही रखना पड़ेगा, तब जाके ही आप डी और एल सही तरीके से निर्धारित कर पाएंगे। जैसे मान लो अभी मैं आपसे कहूँ कि मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ मैंने लिख दिया CH2OH और यहाँ मैंने लिख दिया CHO। क्या लिख दिया यहाँ मैंने लिख दिया CHO और यहाँ लिख दिया CH2OH और ये लिख दिया OH और ये लिख दिया H। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये D है या L है ना? मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि ये D है या L है। अब आप क्या देखेंगे, अगर आप सीधा ये देखेंगे कि भैया रोजनहॉफ ने कहा था कि कायरल सेंटर से जुड़ा हो OH दाईं तरफ हो तो D और बाईं तरफ हो तो L, तो आसानी से हम लोग इसको क्या बोल देंगे, D बोल देंगे। लेकिन मैंने कहा है कि आपको पहले चेक करना है कि जो फिशर लिखा है वो करेक्ट है या नहीं है, मतलब पेरेंट चेन वर्टिकल लाइन पर है या नहीं है। तो देखो जरा 1 2 3 3 कार्बन की चेन है, वर्टिकल लाइन पर है, ठीक है। लेकिन दूसरी कंडीशन और मस्ट कंडीशन क्या है, जो हमेशा ही फुलफिल होनी चाहिए, वो ये है कि C1 कार्बन कहाँ होना चाहिए, टॉप पर होना चाहिए। देखो जरा इसमें C1 कार्बन कौन सा है, C1 कार्बन तो ये रहा, ये 1 नंबर का कार्बन है, ये 2 है और ये 3 है, ये तो नीचे है, ये टॉपर नहीं है, इसका मतलब ये करेक्ट फिशर नहीं है। समझ गए ना? अब अगर आप इसी में निर्धारित करते हो तो एक काम कर सकते हो क्या, कि अगर आप ऐसे ही देखो तो ये आपको डी लगेगा, चूंकि ये करेक्ट फिशर नहीं है इसलिए ये भी करेक्ट नहीं होगा, तो दूसरा क्या करेक्ट होगा, एल। दो ही तो चॉइस है। मैंने कहा कि आपको ऐसे देख रहे हो तो आपको ये डी दिख रहा है ना, OH दाईं तरफ है, डी दिख रहा है, पर चूंकि ये करेक्ट फिशर नहीं है तो जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो भी करेक्ट नहीं होगा, इसका मतलब ये डी नहीं होगा। अब दो ही तो चॉइस है, डी होगा या एल होगा। अब डी नहीं होगा तो ये क्या होगा, एल होगा, इसका मतलब ये एल है। क्या है ये, एल। और संतुष्टि करें तो फिर इसको रोटेट कर दें, घुमा दें। जब आप इसको घुमाएंगे तो आप खुद घुमा कर देखो, ये CH ऊपर आएगा और CH2OH नीचे। आप ऐसे घुमा दें, ऐसे घुमाओगे तो ये ऊपर जाएगा और ये कहाँ जाएगा, नीचे। तो आपको क्या दिखेगा, CH ऊपर और CH2OH नीचे। सही है। जब आप घुमाओगे तो OH इधर आ जाएगा और H कहाँ चला जाएगा, इधर। तो OH इधर हो जाएगा और H इधर। आप इसको ऐसे पकड़ के घुमाओ ना, तो CH ऊपर CH2OH नीचे। जब ऐसे घुमाओगे तो OH और H भी तो घूमेंगे, तो ये OH उठ करके इधर आ जाएगा और H इधर चला जाएगा, ऐसे। तो OH आपको यहाँ दिखेगा। अब ये करेक्ट है तो बताओ ये OH किधर है, लेफ्ट में है, और लेफ्ट में है तो ये कौन सा होगा, ये होगा L होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अव्वल तो करेक्ट फिशर लिखा हुआ मिल जाए, अच्छी बात है, नहीं मिले तो आप उसे करेक्ट कर लें। और करेक्ट करते समय आपको ध्यान क्या रखना है, करेक्ट करते समय आपको ध्यान रखना है कि C1 कार्बन को टॉप पर होना चाहिए। अगर वो टॉप पर नहीं है तो जो कॉन्फ़िगरेशन आए उसका उल्टा कर देना, और अगर उल्टा ना करो तो फिर मॉलिक्यूल को ही उल्टा कर देना और करेक्ट फिशर लिख लेना, तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन आए वो बता देना। क्लियर है सबके दिमाग में? याद रहे कि फिशर प्रोजेक्शन में प्लेन में रोटेशन 180 डिग्री से अलाउ है, यानी आप इस मॉलिक्यूल को 180 डिग्री से प्लेन में रोटेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं 180 से इसको रोटेट कर दूं। इसका फायदा मुझे क्या मिलेगा, इसका फायदा मुझे ये मिलेगा कि जब मैं इसको 180 से प्लेन में ही रोटेट करूंगा तो C1 कार्बन टॉप पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, करेक्ट फिशर बन जाएगा। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, डी और एल निर्धारित करते समय सबसे पहले चेक करो कि ये करेक्ट है या नहीं है, मतलब फिशर जो लिखा है वो करेक्ट है या नहीं है। करेक्ट के लिए क्या देखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन वर्टिकल लाइन पर दिखाई देने चाहिए। कंपाउंड में कितने कार्बन, 1 2 और 3, तीनों ही वर्टिकल लाइन पर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा असेंशियल कंडीशन क्या है कि C1 कार्बन टॉप पर होना चाहिए। तो आपको तो पता है कि COOH ग्रुप क्या है, मेन फंक्शनल ग्रुप है, मुख्य क्रियात्मक समूह है, वरीयता श्रेणी में सबसे ऊपर आता है, तो इसको तो 1 देना ही है। तो ये 1 कार्बन है, ये 2 है और ये 3 है। C1 कार्बन टॉप पर है, इसका मतलब करेक्ट फिशर है। अगर ये करेक्ट फिशर है तो जैसे आप ग्लिसरॉल एल्डिहाइड में OH देखते हैं वैसे ही आप अमीनो एसिड में NH2 ग्रुप देखते हैं। क्या देखते हैं, NH2 ग्रुप। यानी अब आपको NH2 ग्रुप देखना है। क्या देखना है, NH2। अगर ग्लिसरॉल एल्डिहाइड का OH दाईं तरफ होता है तो D बोलते हैं ना, ऐसे ही अमीनो एसिड में कायरल सेंटर से जुड़ा हुआ NH2 अगर दाईं तरफ यानी राइट में दिख जाए, ठीक, तो भी इसे आप डी कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। तो ध्यान रखें, बेसिकली हम लोग
जो DL कॉन्फ़िगरेशन को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, या तो हम कार्बोहाइड्रेट के केस में इस्तेमाल करते हैं या हम अमीनो एसिड के केस में इस्तेमाल करते हैं। ग्लिसरॉल एल्डिहाइड या कोई और कार्बोहाइड्रेट हो, उसमें हम लोग OH ग्रुप को देखते हैं। कायरल सेंटर का OH दाईं तरफ दिख जाए तो D, बाईं तरफ दिख जाए तो L। अमीनो एसिड के केस में NH2 को देखेंगे, अगर NH2 दाईं तरफ दिख जाए तो D और बाईं तरफ दिख जाए तो L। ठीक, तो ये D कॉन्फ़िगरेशन है। वैसे ये एक अमीनो एसिड है जिसका नाम एलेनिन होता है, तो ये D एलेनिन है। ठीक, D क्यों कहा है इसको? क्योंकि कायरल सेंटर से जुड़ा हुआ NH2 दाईं तरफ है। इसे देखो, क्या ये करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि 1 2 3 तीन ही कार्बन है और तीनों कार्बन वर्टिकल चेन पर है। और फिशर क्या कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन जो है वो वर्टिकल लाइन पर होने चाहिए, तो वर्टिकल लाइन पर है। दूसरी एसेंशियल कंडीशन क्या है कि COOH यानी C1 कार्बन हमेशा टॉप पर होना चाहिए, तो ये C1 कार्बन है, ये 2 है और ये 3 है। ये 1 क्यों है? क्योंकि COOH ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप है और उसके कार्बन को हमेशा 1 देते हैं, तो ये 1 है। अब आप खुद ही देखो, कायरल सेंटर से जुड़ा हुआ NH2 किधर है? लेफ्ट में है। लेफ्ट में है, मॉलिक्यूल के लेफ्ट में है ना, इधर। तो लेफ्ट में है तो इसे L कहेंगे, तो ये है L एलिनिन। ठीक, अब इसे बताओ ये D है या L है? DL सीधा ना देखें, पहले फिशर चेक कर लें। 1 2 3 तीनों कार्बन वर्टिकल लाइन पर है, कोई दिक्कत नहीं है। मेन कंडीशन क्या है? C1 कार्बन टॉप पर है या नहीं है। अब बताओ, COOH वाला कार्बन ही तो C1 होगा, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप ये है। तो ये है 1, ये है 2 और ये है 3। C1 को टॉप पर होना चाहिए था, बट ये टॉप पर नहीं है, इसका मतलब ये करेक्ट फिशर नहीं है। अब दो बातें हैं, या तो इस पूरे मॉलिक्यूल को घुमा दें। जब आप इस पूरे मॉलिक्यूल को घुमाएंगे तो कैसे घुमाओगे? 180 से घुमा दो प्लेन में। जब 180 से घुमाओगे तो COOH चला जाएगा ऊपर और CH2OH आ जाएगा नीचे। तो क्या होगा देखो जरा, COOH दिखेगा ऊपर और CH2OH दिखेगा नीचे। सही है। जब ये पूरा ही मॉलिक्यूल घूमेगा तो ये NH2 घूमकर इधर आ जाएगा और H इधर चला जाएगा, तो NH2 दिखेगा इधर और H दिखेगा इधर। अब ये करेक्ट फिशर है क्योंकि C1 कार्बन ऊपर है, 2 और 3। अब बताओ, कायरल सेंटर का NH2 किधर दिख रहा है? बाईं तरफ। अगर वो लेफ्ट में है तो फिर उसे क्या बोलोगे? L बोलोगे। तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? L। या फिर दूसरा तरीका है हमारे पास, क्या कि कोई घुमाने की जरूरत नहीं है। आप देखो NH2 आपको यहाँ कहाँ दिख रहा है? राइट में। राइट में दिख रहा है तो इसको D होना चाहिए था ना, मगर ये D कब होता है? जब ये करेक्ट फिशर होता। अब ये करेक्ट तो है नहीं, तो इसका मतलब D भी नहीं होगा। तो D नहीं होगा तो फिर क्या होगा? दो ही तो चॉइस है, या तो D होगा या L होगा, यानी ये L कॉन्फ़िगरेशन है। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? L। तो ध्यान रखेंगे हम लोग कि कार्बोहाइड्रेट, ग्लिसरॉल एल्डिहाइड जैसे मॉलिक्यूल हैं, उनके केस में आप कायरल सेंटर से जुड़े हुए OH को देखोगे, दाईं तरफ है तो D और बाईं तरफ है तो L। अमीनो एसिड के केस में आप NH2 को देखोगे, दाईं तरफ है तो D और बाईं तरफ है तो L। लेकिन पहले करेक्ट फिशर देख लेना, C1 कार्बन को टॉप पर होना चाहिए। ध्यान रखोगे। तो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, फॉर्मूला होता है C6H12O6। अब C6H12O6 को अगर हम लोग लिखें तो ये इस तरह से होता है, OH H OH H OH H CH2OH, ये इस तरह का है। ठीक, अब आप जरा ध्यान से देखना, मैं इसको फिशर में लिख रहा हूँ। फिशर में कैसे लिख रहा हूँ? ठीक, यहाँ नंबर 1 कार्बन लिख दूंगा, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ आ जाएगा 6। सही है। नंबर 1 पर कौन आएगा? CHO, मेन फंक्शनल ग्रुप है। फिर ये दूसरा कार्बन यही तो है, 1 2 3 4 5 और 6। तो नंबर 2 पर कौन है? OH और H, तो OH H। 3 पर कौन है? OH और H, OH इधर है, OH H। 4 पर कौन है? OH और H, तो OH इधर है, H इधर है। 5 पर कौन है? OH और H। और 6 पर कौन है? 6 पर है CH2OH। ठीक, अब इसमें असाइन करना है कि ये D है या L है। तो देखो, वैसे तो तरीका ये है कि आप सभी कायरल कार्बन को D और L को असाइन कर दें। नंबर 2 कायरल कार्बन है, नंबर 3 कायरल है, 4 कायरल है और 5 कायरल है। इसके अंदर कायरल कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, चारों का असाइन कर सकते हो। जैसे नंबर 2 पर OH दाईं तरफ है तो नंबर 2 है 2D। 2 मतलब नंबर 2 कार्बन है,
कॉन्फ़िगरेशन क्या है डी। नंबर 3 पर OH कहाँ है, बाईं तरफ, तो ये L है, तो 3 नंबर कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन L है। 4 नंबर कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन OH कहाँ है, दाईं तरफ है, तो 4 वाले का कॉन्फ़िगरेशन D है। नंबर 5 का भी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, D है। तो वैसे तो आप सभी को DL असाइन कर सकते हो कि कौन से कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन D आ रहा है, कौन से का L आ रहा है, सबका कर सकते हो। लेकिन समस्या ये है कि अब इसमें तो D वाले भी हैं और L वाले भी हैं, तो अब इस ग्लूकोज को D बोले या L बोले। तो उसके लिए ये डिसाइड किया गया कि सबसे लास्ट वाले कायरल कार्बन को देखें, यानी सबसे लास्ट वाला कायरल कार्बन कौन सा है, 5वां, ठीक है। फारदेस्ट कायरल कार्बन को देखें, सबसे हाई नंबर वाले कायरल कार्बन को देखें, 5वें को देखें। कुल मिलाकर 5वें कार्बन का OH कहाँ है, दाईं तरफ, ये D है, तो फिर आप इसे D बोल रहे हैं पूरे मॉलिक्यूल को कि ये D ग्लूकोज है, ठीक। तो जब भी आप ग्लूकोज में D और L असाइन करेंगे, पूरे ग्लूकोज की बात कर रहा हूँ कि वो D ग्लूकोज है या L ग्लूकोज है, तो आप क्या करेंगे, लास्ट वाले कायरल कार्बन का OH देख लेंगे, वो दाईं तरफ है तो D बोल देना, और अगर ये बाईं तरफ हो तो इसे L बोल देना। बाकी इंडिविजुअली अगर आप डिसाइड करना चाहें कि कौन सा D है और कौन सा L, तो फिर इंडिविजुअली देखते जाओ। दूसरे नंबर का क्या है, D, 2D, तीसरे नंबर का क्या है, L, चौथे नंबर का क्या है, D, और 5वें नंबर का क्या है, D। लेकिन जब आपसे कहा जाए कि D ग्लूकोज लिखो, तो D ग्लूकोज लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि ग्लूकोज की वो स्ट्रक्चर लिखनी है जिसमें फारदेस्ट कायरल कार्बन, यानी ये जो 5वें नंबर का कार्बन है, ये कायरल है, इसका OH दाईं तरफ होना चाहिए, ठीक। अगर ये बाईं तरफ चला गया तो फिर वो D नहीं होगा, वो L होगा। जैसे मैं इसकी मिरर इमेज बना दूं, ठीक है, तो मैं जब इसकी मिरर इमेज बनाऊंगा तो क्या करूंगा, CHO को तो ऐसे ही रखूंगा, बस कायरल सेंटर पर ही चेंज होंगे, ये CH2OH, सही है। ये OH किधर दिखेगा मुझे, इधर, ये वाला H कहाँ दिखेगा, यहाँ, OH इधर दिखेगा, यही तो है। ये OH कहाँ दिखेगा, यहाँ, H यहाँ, ये वाला OH यहाँ, H यहाँ, ये इसकी क्या बनेगी, मिरर इमेज। अब आप चाहें तो इसमें भी इंडिविजुअली निर्धारित कर दें कि ये नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। नंबर 2 वाले का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, L, तो ये 2L हो गया। 3 वाले का क्या है, 3 वाले में OH इधर होगा, ठीक है, तो 3 वाले का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, D है। 4 वाले का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, L है। 5 वाले का भी क्या है, L है। लेकिन अब समस्या ये है कि इसको D कहें या L, तो उसके लिए क्या कहा है हमने कि लास्ट वाले कायरल कार्बन को देख लें। नंबर 5वां कायरल कार्बन का OH कहाँ आ रहा है, नंबर 5वें कायरल कार्बन का OH बाईं तरफ आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है, लेफ्ट में है तो ये L ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज में DL असाइन करते समय आप लोग लास्ट वाले कायरल कार्बन को चेक कर लें, उसी से D और L निर्धारित हो जाएगा। 5वें नंबर के कायरल कार्बन का OH दाईं तरफ है तो D कह देना, बाईं तरफ है तो L कह देना। हालांकि D और L दोनों एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है। अब आपसे कोई इंडिविजुअली पूछ ले कि D ग्लूकोज में तीसरे नंबर के कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो देखो ये दूसरा है और ये तीसरा है, तो D ग्लूकोज में तीसरे नंबर के कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन L है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि L ग्लूकोज में तीसरे नंबर के कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो ये पूरा L ग्लूकोज है। इसको L क्यों कह रहे हैं, क्योंकि लास्ट कायरल कार्बन का OH बाईं तरफ है। इसको D क्यों कह रहे हैं, क्योंकि लास्ट कायरल कार्बन का OH दाईं तरफ है। तो L ग्लूकोज में तीसरे नंबर के कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन D है, 3D है क्या नहीं है। तो इंडिविजुअली आप एक एक को देखकर बता सकते हैं, लेकिन अगर आपको सिंपली D और L ही बताना है कि D ग्लूकोज है या L, तो फिर लास्ट कायरल को देख लें, OH दाईं तरफ है तो D बोल देना और बाईं तरफ है तो L बोल देना। ध्यान रखोगे इस बात को। ग्लूकोज जैसा ही मॉलिक्यूल होता है फ्रक्टोज, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 होता है, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर अलग होती है। इसमें कीटोन ग्रुप होता है, यानी C डबल बॉन्ड O होता है, ठीक, और बाकी 3 कायरल कार्बन होते हैं। ये तीनों कायरल है, इनसे 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए होंगे। एक OH इधर, H इधर, OH इधर, H इधर, OH, सही है। अब देखो इसमें कायरल कार्बन कौन कौन से हैं, ये वाला कायरल है, ये कायरल है और ये कायरल है। ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4 और ये 5 और ये 6। बताओ मुझे ये D है या L। जैसा आपने ग्लूकोज में किया वैसा ही यहाँ करना है। लास्ट कायरल कार्बन का OH देखना है। लास्ट कायरल कार्बन 5वें नंबर का ये है,
इसका OH आपको दाईं तरफ दिख रहा है, इसका मतलब ये डी फ्रक्टोज है। क्या है? डी फ्रक्टोज है। इंडिविजुअली निर्धारित करना चाहो तो तीसरे नंबर के कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? L, क्योंकि ये OH किधर आ रहा है? बाईं तरफ, तो 3 नंबर का L है। फोर्थ नंबर का क्या है? फोर्थ नंबर का OH दाईं तरफ है, तो फोर्थ वाला D है। और 5वें नंबर का भी क्या है? D है, तो 5 भी क्या है? D है। लेकिन ओवरऑल अगर हमें पूरे मॉलिक्यूल को कहना है कि ये D है या L, तो लास्ट वाले कायरल को देख रहे हैं। सही है। अब जैसे मैं इसका दूसरा फॉर्म लिखूं, तो दूसरा फॉर्म क्या होगा? L होगा तो जस्ट रिवर्स ही तो होगा, CH2OH, इधर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, और 3 कायरल है और लास्ट में CH2OH। सही है। यहाँ OH और यहाँ H, यहाँ OH और यहाँ H और यहाँ OH और यहाँ H। सही है। अब मुझे बताओ, ये कायरल है, ये कायरल है, ये कायरल है। अब ये D है या L? तो नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6। लास्ट वाला कायरल ये है, और लास्ट कायरल का OH किधर है? लेफ्ट में, और लेफ्ट में है तो ये L फ्रक्टोज है। कौन सा फ्रक्टोज है? L। तो समझ गए कि ग्लूकोज फ्रक्टोज के केस में DL कैसे निर्धारित करोगे? लास्ट वाले कायरल को देख करके। ठीक। इंडिविजुअली आप प्रत्येक कार्बन का भी निर्धारित कर सकते हैं। प्रत्येक कार्बन से मतलब जो कार्बन कायरल है। ठीक। ये वाला कार्बन कायरल है, इसका OH दाईं तरफ है, तो ये 3D। तीसरे नंबर का कार्बन D कॉन्फ़िगरेशन रखता है। चौथे नंबर का कार्बन कौन सा कॉन्फ़िगरेशन रखता है? ये OH इस तरफ है, यानी बाईं तरफ है, तो 4L। और 5वें नंबर का भी L ही कॉन्फ़िगरेशन रखता है। तो ध्यान रखोगे। तो DL का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन निर्धारित करना बहुत आसान होता है। खास बात यह कि आप करेक्ट फिसल लिखें, कभी गलती नहीं होगी। C1 कार्बन को टॉप पर रखें, कभी भी गलती नहीं होगी। अमीनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट के केस में ही निर्धारित करते हैं। अमीनो एसिड के केस में NH2 देखना, और कार्बोहाइड्रेट के केस में OH ग्रुप देखना। ग्लूकोज फ्रक्टोज के केस में आपको क्या करना है? लास्ट वाले कायरल का OH देखना है। अगर वो दाईं तरफ है तो D, और अगर बाईं तरफ है तो L बोल देना।